कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और आज हम लोग करेंगे डाइपोल के कुछ टॉपिक्स और आगे उसके बाद गॉस थ्योरम। तो चलते हैं। कल जो हम लोग लास्ट टॉपिक जो किया था वो हम लोगों ने क्या किया था कि एक जनरल फॉर्मूला दिया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो एक हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला लिखा था और वो था जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। और वो हम लोग लिखा था E इज इक्वल टू KP अपॉन r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। cos थीटा लिखा था, तो इसका मतलब स्क्वायर छूट गया, हमारा स्क्वायर छूट गया है। तो cos स्क्वायर थीटा है ये, 3 cos स्क्वायर थीटा। वो क्या होता है ना, कभी कभी आदमी लिखा देगा भूल भी जाता है ना, जी मिसिंग हो जाती है, उसे लगता है कि मैं लिख दिया उसको, लेकिन वो लिखा नहीं रहता। तो 3 cos स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है। तो ये एक जनरल बनाया था, इससे हमने दिखाया था कि इक्वेटोरियल पे भी वैलिड करता है, ये एक्सियल पे भी वैलिड करता है, और इसके अलावा और कोई एंगल ले लें तो उसके लिए भी वैलिड करता है। तो ये एक बहुत ही सूटेबल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से निकालने के लिए। कितनी बात समझे। डाइपोल तो जानते हैं किसको कहते हैं। अब क्या आगे दे रखा है इसके बाद कि अगर एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, वो टॉपिक करने जा रहे हैं, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका हेडिंग है, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या दे रखा है, टॉर्क ऑन डाइपोल when placed inside a uniform electric field, ठीक है ना। ये इसका हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बताया कि टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ये हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें एक हम लोग लेते हैं डाइपोल जानते हैं, एक हम लोगों ने ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ पे A लिख लेते हैं, इसे B लिख लेते हैं। ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा। कितनी बात में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चीज़ बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट दिखा रहे हैं, तो इधर जो चार्ज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इधर तो चार्ज होगा ना, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड दिखाते हैं, नेगेटिव में इनवर्ड दिखाते हैं। तो अगर ये आउटवर्ड ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब यहाँ जो सोर्स चार्ज जिसकी वजह से ये फील्ड आ रहा है वो पॉजिटिव यहाँ पे है। डाइपोल में भी दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जाहिर है जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो जो पॉजिटिव होगा उसको रिपेल कर रहा होगा और नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसको B को ये रिपेल कर रहा है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे, और ये A को अट्रैक्ट कर रहा है ये। कितनी बात में
डाइपोल के। कितनी बात। आगे बोला गया कि जब इसको रिपेल करेगा, एक तरफ से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। जब कभी भी एक ही बॉडी पे टू इक्वल अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सेम बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन, देन दिस इज नोन एज टॉर्क। एक होता है फोर्स, एक होता है टॉर्क। तो जो फोर्स होता है एक बॉडी पे लगता है और वो बॉडी मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन टॉर्क में क्या होता है, दो फोर्स होते हैं, दोनों ही इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, सेम बॉडी पे लगेगा लेकिन अलग अलग जगह पे लगते हैं एक ही बॉडी के। अब जैसे ये डाइपोल है तो यहाँ पे रिपल्सिव, यहाँ पे अट्रैक्टिव, अलग अलग लग रहा है, दोनों सेम बॉडी पे लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये टॉर्क कहलाएगा। और जब भी कभी टॉर्क लगता है तो एक बॉडी जो है ना रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। जैसे हमारा ये फैन का ब्लेड है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो इस पर टॉर्क लगता है। कितनी बात समझ में आई। तो जब ये टॉर्क लगेगा तो ये बॉडी रोटेट करेगा, ठीक। जब रोटेट करेगा तो कितना टॉर्क लग रहा है पहले हम लोग उसको निकालते हैं। उसका हेडिंग दे रखा, टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा वो निकालने जाते हैं। आगे चले तो क्या बताया, मैं इसको लिखता हूं, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन अ डाइपोल is placed inside a uniform electric field, two equal and opposite forces are acting on the dipole. This force is called known as torque. ठीक है ना। Due to this torque, the body, the dipole start rotating on its axis. कितनी बात में, the force acting on A, the force acting on negative charge, negative Q at A is given as Q into E. ठीक है ना। कितनी बात सुन में, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में लेंगे इसको। जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, है ना। तो F कितना जगह, F इज इक्वल टू ई क्यू इंटू ई या E इंटू क्यू। तो ये मैंने लिखा, इस A पे जो फोर्स लग रहा है, इस A पे इतना फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई, ठीक। एंड फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव क्यू एट बी इज इक्वल टू क्यू ई, प्लस में ले लिया इसको। हाँ, इसको नेगेटिव दिखा रहे क्योंकि इसको अट्रैक्टिव फोर्स है, इस पर रिपल्सिव है तो पॉजिटिव दिखा रही है। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहेगा, ठीक है ना। हाँ,
टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क का हम लोग डेफिनेशन देते हैं टॉर्क को, व्हेन टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। यहाँ टॉर्क लिखा हुआ डेफिनेशन में। और टॉर्क का जो निकालने के लिए जो रिलेशन होता है वो रिलेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर force into perpendicular distance between the two charge. perpendicular distance ये जो है ना परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये हमारा निकालने का तरीका है टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं तो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ये ए से लेके ये यहाँ से मिला देते हैं ऐसे, तो ये ए पी ले लेते हैं यहाँ पे, इस ए को इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए, ए ले लिया तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने ये। तो ये जो दो चार्ज है, ये तो ये ए बी जो था ना ऐसे तिरछा है, स्लैंट है ये परपेंडिकुलर है, तो इसे चाहिए हमें, इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखेंगे? टॉर्क का जो नोटेशन होता है टॉ, ठीक है ना, ये टॉर्क को दिखाते हैं नोटेशन के हिसाब से टॉ, ये टॉ का नोटेशन है। और आइदर फोर्स, या तो ये वाला फोर्स ले लो या ये वाला, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है ना। तो Q इंटू ई हो गया ये, ठीक है ना, है ठीक है। और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो BP हो जाएगा, BP परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फिगर के हिसाब से, ठीक है ना। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर ट्रिग्मेटिकल को यूज़ करेंगे तो ये वाला तो लेंथ होता है, ये जो डाइपोल का जो लेंथ है वो 2a के बराबर होता है, ठीक है ना, 2a के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, BP का रिलेशन इस लेंथ ऑफ द डाइपोल में एक्सचेंज करके निकालते हैं। इधर से मिटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, लिख रहे हैं आप लोग, गुड वेरी गुड, लिखते चलिए। तो हम लोग लेंगे, अगर हम लोग इसको दिखाते हैं इन राइट ट्रायंगल BP अपॉन AB, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये जो इंक्लाइंड है ये यहाँ पे थीटा ले लेते हैं हम लोग, हाँ जितना ये इंक्लाइंड है ये थीटा एंगल हो गया ये, तो ये साइन थीटा हो गया। BP इज इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB का जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक डाइपोल में 2a लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो BP को चेंज करना चाहेंगे तो 2a साइन थीटा से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इस वाले रिलेशन में डालते हैं, ठीक है। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू ई, और ये जो है ना 2a साइन थीटा, कितनी बात सुन में 2a साइन थीटा आ गया। ये यहाँ पे जो टॉर्क है टॉ, ये हम लोग ले लेते हैं ये इस तरह से, ये Q है देखिए, और ये 2a, Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P डाइपोल मोमेंट, तो E इंटू Q 2a साइन थीटा हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर से मिटा दे रहे हम लोग, आगे दे रखा है इसको, E इज इक्वल, नहीं, टॉ इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा, कितनी बात सुन में आई,
ठीक है ना, डिस्टर्ब मत करो, समझ लो वरना ध्यान में ही ज्ञान है। सुना है कि नहीं ये स्लोगन, ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान दो वरना ये भी चला जाएगा। अब तक तो कुछ पाया नहीं, अब फिर ये भी चला जाएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। ये समझ में, टो इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। पी को कहते हैं डाइपोल मोमेंट, पी कॉल डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इसमें जो डायरेक्शन होगा, टॉर्क जो ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। और याद होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा होगा। कुछ याद आ रहा बीता हुआ जमाना, ठीक है ना, आता नहीं दोबारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। और क्या क्या उसमें सुना है कि नहीं? तो यहां पे देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। वेक्टर के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। ठीक है ना, हाँ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मैथ में भी आता, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। हाँ हाँ, मैथ्स भाई का स्ट्रांग है, कोई बात नहीं। आगे चले हम लोग। तो अब यहाँ पे है साइन थीटा, ये टॉर्क जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और तो ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है टॉर्क, और वो है डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो ना क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो इसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ने लिखना चाहेंगे तो टॉप पे वेक्टर P क्रॉस E, ई वेक्टर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये P क्रॉस E, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हम लोग ले लिए, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई? आगे चले पीछे चले। ये हो गया हमारा टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, क्या दे रखा है इसका। इधर से मिटा दे थोड़े से, हाँ इसे मिटा दे रहा है सबको थोड़ा सा। और अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब यहां पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा टॉर्क कब लगेगा, ठीक है ना। हाँ, स्पेशल केसेस में दे रखा ये मैक्सिमम टॉर्क व्हेन, जैसे ये डाइपोल है ना ये, तो ये डाइपोल पे तो टॉर्क लग रहा है, तो ये पहले ऐसे खड़ा रख सकते थे, फिर टॉर्क लगने से घूमते 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 ऐसे रोटेट करते करते वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले ये लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का, 90 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे पहला वाला केस में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। डाइपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम होता है, तो ये टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा हमारा। टॉर्क मैक्सिमम यहां लिख लेते हैं, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा P इंटू ई के बराबर हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब भी कभी डाइपोल में रहेगा तो। और कब लग रहा होगा वो डाइपोल में, जब वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के।
लेकिन जो चूंकि उस पर टॉर्क लगता है तो वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो फिर दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा, तो ये मिनिमम हो गया, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क इज मिनिमम 0 डिग्री, ठीक है ना। कब दिखाए ये, जब ये पैरेलल होता है। कितनी बात सुन में आई। तो ये दो तो इसके केसेस हो गए। आगे दे रखा है इसमें जो टॉर्क है कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, लेकिन फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। जैसे इस पे एक तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ यहाँ पे भी है। तो जितना ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उतना ही ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो दोनों ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। दोनों ही अब इक्वल तो है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स तो 0 होता है मगर टॉर्क का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है ना। टॉर्क और जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा उसका वेरिएशन होता रहेगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड में वेरी करता रहेगा, लेकिन हर जगह नेट फोर्स 0 होगा। कहीं पे भी लेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इसको हम लोग एक पॉइंट के तौर पे लिख देते हैं, किसी भी एंगल पे लेंगे तो हमारा नेट फोर्स यानी दोनों को कंपेयर करके, तो नेट फोर्स 0 होगा। थर्ड पॉइंट में इसको लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लेते हैं, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, बट टॉर्क हैज सम वैल्यू, टॉर्क हैज सम वैल्यू, ठीक है ना। मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, वो एंगल के हिसाब से आता रहेगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट में 0 भी कहा है तो वो बिल्कुल लास्ट की कंडीशन है, लेकिन अगर मान लें जैसे यहाँ रखा तो सबसे ज़्यादा टॉर्क लग रहा होगा, इससे एंगल बदलेगा तो थोड़ा और उससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल 0 जब होगा जब पैरेलल होगा, वो पैरेलल की कंडीशन है। लेकिन अगर टॉर्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आता रहेगा। वो कैलकुलेट करेंगे P इंटू E इंटू साइन थीटा कितना है, उससे कैलकुलेट करके निकालते रहेंगे। कितनी बात सुन, ठीक है ना। कहाँ तक समझ में आया है। ये हो गया हमारा टॉर्क ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, आगे दे रखा है कि जब भी कभी डाइपोल को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो रोटेट करता है ना। और जब रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होगा, और जब एंगल चेंज होगा तो एक वर्क डन होगा, एंगुलर वर्क डन। जैसे लीनियर वर्क डन होता है ना, जैसे बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन हुआ, लीनियर वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। लेकिन जब बॉडी रोटेट करेगा तब भी वर्क डन होता है, लेकिन वहां पे जो वर्क डन होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसे निकाल रहे हैं हम लोग, वर्क डन कितना होगा डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसे निकाल रहे हैं। इसे मिटा देते हम लोग, ठीक है ना। तो इसे मिटा देते हम लोग। ये डायग्राम को रहने देते हैं, इस डायग्राम की जरूरत रहेगी।
ये डायग्राम एज इट इज है, थोड़ा मिटा दिया लेकिन कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपके पास है। हाँ, क्यों, इससे समझ में नहीं आ रहा? पुराने घर में अच्छा नहीं लग रहा है, नए घर में जा रहे हैं। पुराने घर में सारी याददार है, ठीक है ना? पुराने घर में सारी बचपन की यादगारें हैं वहाँ पे। हैं? नया नया होता है और पुराना पुराना ही होता है, ठीक है ना बाबा? तो हम लोग करने जा रहे हैं वर्क डन व्हेन अ dipole is placed inside the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? लगाओ आवाज़ निकालो, ठीक है ना? आगे चल हम लोग। तो वर्क डन क्या होगा ये देखते हैं। इसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है ना? जैसे ये डाइपोल को हम लोगों ने रखा है, तो जाहिर है इस फील्ड के हिसाब से इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क जब लगेगा तो ये रोटेट करना शुरू करता है। जब वो रोटेट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और उसका वर्क डन होगा, एंगुलर वर्क डन होगा। कितनी बात सुनी? तो इसको हम लोग लिखते हैं when the dipole is inside the electric field, it rotates, ठीक है ना? if the angle of rotation is very small, इसको हम लोगों ने इनफाइनाइटली, एक वर्ड आता है ई थीटा, देन द स्मॉल वर्क डन dw is given as, जो छोटा सा वर्क डन होगा वो कितना होगा? तो dw को लिखेंगे टॉर्क इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा। ये समझिए, समझ में आया? जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? कितनी बात सुन में? टॉर्क का वैल्यू हमारे पास है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। हमने टॉर्क का वैल्यू डाल दिया। ये तो बहुत थोड़े से एंगल का रोटेशन था तो वर्क डन थोड़ा सा हुआ, लेकिन ये तो रोटेट करेगा। तो मान लो एक एंगल थीटा 1 से लेके, जैसे पहले था वो थीटा 1 पे, फिर रोटेट करते 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 थीटा 2 पे गया ऐसे, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो वो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो व्हेन एंगल चेंजेस फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, द टोटल वर्क डन when angle of rotation changes from theta 1 to theta 2 is given as इसको हम लेंगे तो टोटल वर्क डन ले लेते हैं, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। टोटल वर्क डन को डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिया। डी डब्ल्यू का वैल्यू डाल देते हैं पी ई साइन थीटा
डी थीटा, इससे इंटीग्रेट कर थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ठीक है ना। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि चार्ज इनटू पर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये बाहर निकालेंगे तो ये जगह P इंटू ई, और इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक साइन थीटा डी थीटा को। कितनी बात सुन में आगे दे रखा साइन थीटा को, जब लोग इधर से मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा इसको, बल्कि ठीक है ना, इसे मिटा रहे हैं। तो साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे आप लोगों को तो आता होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिख दे रहे हैं हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा, ये इंटीग्रेट करके, और थीटा 1 से थीटा 2 ये लिमिट लगा दिया। कितनी बात सुन रही, ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, और ये माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ऐसे आ जाएगा ये। कितनी बात सुन रही, एक बार अपर लिमिट थीटा की जगह पर लेंगे और बाद में माइनस करके दूसरा लोअर लिमिट लगाते हैं। आता तो होगा, किया तो होगा आप लोगों ने लिमिट लगाने का, ठीक है ना। अब ये देखो, ये माइनस जो यहाँ है इसको ब्रैकेट में ले जाते हैं, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारा कि एक थीटा 1 से थीटा 2 तक जब डाइपोल रोटेट करेगा तो वर्क डन कितना होगा। कितनी बात समझ, आगे चले पीछे चले, आगे चले। क्या बताया कि सपोज करते हैं कि जो 12 मिनट था इनिशियली परपेंडिकुलर था, हाँ ठीक है। तो जब इनिशियली परपेंडिकुलर था तो एंगल कितना था 90 डिग्री, थीटा 1 90 डिग्री। लेकिन जब ये रोटेट करते 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 कुछ सर्टेन एंगल पे गया तो थीटा 2 कुछ का वैल्यू आएगा वो, तो थीटा 2 को थीटा लेते हैं, थीटा 2 को थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिटा के और एक कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है ना। इफ theta 1 is 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, उसको नंबरिंग नहीं करते, खाली थीटा देते हैं। देन ये वाला जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा पी ई कॉस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 1 का वैल्यू हो गया माइनस कॉस थीटा। कितनी बात सुन रही, कॉस 90 का वैल्यू तो पता ही है आप लोगों को, पी ई, और ये बचेगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाता है, ठीक है। और इसको बाहर ले लेते हैं तो वर्क डन माइनस पी ई कॉस थीटा आ जाएगा ये। कितनी बात सुन रही। अब क्या बताया कि जितना भी वर्क डन हो, जब एक डाइपोल को वर्क डन कराते हैं, या जो डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है वर्क डन करता है, तो जो वर्क डन है वो एनर्जी उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वर्क डन, जितना वर्क डन करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी उस डाइपोल में चेंज आ जाएगा। अगर हमें पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग उसका एनर्जी ले रहे हैं तो उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बताया, वर्क डन ऑन डाइपोल स्टोर in the form of potential energy, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी में ये स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को यूज दिखाएंगे माइनस पी ई कॉस थीटा।
कितनी बात सुन में? जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एक होता डॉट प्रोडक्ट, एक होता क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो आता है साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। इसका पे यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा। कितनी बात सुन रही? तो इसको हम लोग इसको तो ऐसे ही लिखेंगे पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और ये माइनस में रहने देंगे इसको, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट ये पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। यू वी में यू में फर्क नहीं समझ में आ रहा बाबा। मैं अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा हूँ कि ABCD सिखा रहा हूँ। तो आगे चले हम लोग। क्या समझ में आया कि ये जो एनर्जी है, ये तो एनर्जी जो है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव द स्केलर क्वांटिटी, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर is scalar quantity, then it is used dot product। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर देन क्रॉस प्रोडक्ट इज अप्लाइड। क्या मतलब हुआ? अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट जो आएगा वो भी वेक्टर है, तब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। और अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसके लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। कितनी बात में? तो ये देखिए एनर्जी जो है वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मगर ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। ये डॉट लगा दिया, ये वेक्टर का नोटेशन लगा दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? कितनी बात? और ये नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि एनर्जी उसका डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी उसका डिक्रीज कर रहा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आएगा। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये कितनी बात सुन आई? तो ये हो गया हमारा वर्क डन ऑफ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे डाइपोल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे चले हम लोग अगला करने जा रहे हैं। हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग कूलम्स लॉ से अगर चार्ज अगर किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो हम लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड on the different shape of the body, then the electric field can be derived or calculated with the help of the Gauss theorem। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि गॉस थ्योरम या गॉस क्या कंसेप्ट देते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जरा सा इसे मिटाता हूँ मैं। ठीक, देखते हैं हम लोग गॉस थ्योरम कर रहे हैं। गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो टर्म हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, एक दो टर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि वो बाद में हमें गॉस थ्योरम को समझने में और हेल्प करेगा। तो क्या बता रखा, एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स जानते क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी फ्लक्स आता है। फ्लक्स का बोलते हैं द टोटल, यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स passes through a given area is called flux। एक टर्म आता है एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स भी आता है। तो ये दो टर्म को समझते हैं।
एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? एरिया वेक्टर बोला गया कि जैसे एरिया हम लोग लेते हैं किसी भी बॉडी का, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, किसी का भी हम लोग एरिया लेते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रहा होगा सोर्स से, और उसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा होगा, तो उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के रिस्पेक्ट में वो जो बॉडी दे रखा है, जो एरिया ले रहे हैं, उस पे एक नॉर्मल लेते हैं। जैसे एक हम फिगर बना के देखते हैं, ठीक है ना, हाँ उसको देखते हैं। तो जैसे एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये हमारा इस तरह से है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका एक पार्ट यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसका जो पार्ट है इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, और इसका जो है ना ये पार्ट इस पे रखा हुआ है, इतना एरिया है इसका। हाँ अब क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो इधर है, ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस पे जो है ना एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे इस एरिया पे। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग यूँ कर सकते हैं, जैसे एक बुक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर रखा है, तो ऐसे जा रहा होगा, तो इस वाले बुक पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये बुक थोड़ा तिरछा है, ऐसे थोड़ा तिरछा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो ऐसे ही जा रहा होगा, लेकिन इसका जो तिरछा होने की इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा होगा। कुछ बात सुन रही है? हाँ इस पे नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया को भी वेक्टर के फॉर्म में लेना है। तो इस सरफेस का, इस पे सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे है, ठीक है ना, वो एंगल लेते हैं हम लोग। कितनी बात सुने? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इस पे अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो ये हमारा नॉर्मल एरिया हो गया, ये एरिया हो जाएगा ये, और ये इसके बीच का एंगल हो जाएगा, इसके बीच का एंगल हो गया। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ये क्या हो गया, ये वेक्टर, हाँ वो एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया पे नॉर्मल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जितना एंगल बनेगा वो एंगल ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एरिया को स्केलर क्वांटिटी नहीं ले रहे, एक वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, तभी तो उस पर नॉर्मल लेके एक डायरेक्शन ले रहे हैं उसका, और डायरेक्शन लेंगे तो ज़ाहिर एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो ये जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया को यहाँ पे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। फ्लक्स का डेफिनेशन देते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है इस सरफेस से, वो हमारा फ्लक्स कहलाता है। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passes through a given area is called flux, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passes through a given area is called flux। फ्लक्स को जो है ना फाई से नोटेट करते हैं, ऐसे फाई से, इट इज डिनोटेड एज फाई, ठीक है ना। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम बताएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में वेबर आता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में वेबर आता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लक्स को, ठीक है, यहाँ पे भी आता है, वेबर ही आता है उसका यूनिट फ्लक्स का। अब क्या बताए कि यहाँ पे जो फ्लक्स लेंगे ना, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो फ्लक्स जो ना एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये स्केलर पे कोई नहीं लेगा, ये डॉट ले लिया ये हमने। हाँ, तो इसको अगर डॉट हटाएंगे ना तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। कितनी बार? हाँ, जिससे भी जो करना है इसको करते रहेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड ले लेंगे, जितना एरिया उसको एरिया ले लेंगे और कॉस थीटा लेंगे। अगर एरिया बहुत छोटा है, अगर एरिया बहुत छोटा है तो फ्लक्स कितना होगा? बहुत ही छोटा फ्लक्स होगा, ठीक है ना। इफ द एरिया इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, यहाँ पे सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ए से दिखा रहे हैं ना, उसको हम लोग एस से दिखाएंगे सरफेस एरिया का। सो इफ द सरफेस एरिया कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, सरफेस एरिया if the surface area is very small, ds, then the flux is given as, फ्लक्स को देखिए डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस का जो नॉर्मल है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1। यानी उस वक्त जो फ्लक्स पास कर रहा होगा मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा। जैसे हाँ, जब दोनों का, जैसे मान लो ये हमारा एक टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट है, हमने जला दिया, ये मेरा हाथ है, टॉर्च लाइट के बिल्कुल फेस पे डाल दिया, तो क्या होगा? जितने भी टॉर्च लाइट से रेज निकलेंगे वो सब मेरे हाथ से निकलेंगे, तो मैक्सिमम रेज अभी पास करेगा इससे, मैक्सिमम रेज, क्योंकि कोई इधर उधर नहीं जा रहा है, सब इससे पास हो रहा है, तो उस वक्त मैक्सिमम रेज। लेकिन मान लो अगर मैं थोड़ा सा तिरछा कर लिया, ऐसे हाथ को मैंने तिरछा कर लिया टॉर्च को जला के, तो टॉर्च का लाइट जो जा रहा है इसे सीधा तो जा रहा है, मगर इसको तिरछा होने की वजह से इसका नॉर्मल उधर जा रहा है, तो अब एंगल आ जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू घट जाएगा मैक्सिमम से। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने तिरछा किया था तो कुछ तो इससे जाता, कुछ इसके बगल से निकल भी तो जा रहा था, तो वो सरफेस एरिया से कितना पास कर रहा वो कंसीडर करना है हमें। कितनी बात सुन में? तो इसको दे रखा है, अगर छोटा एरिया होगा तो ये है, लेकिन थीटा का वैल्यू जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस का, तो उस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है ना। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड normal on the surface is same, then theta is equal to 0 degree and flux is maximum, वो होगा E into ds, जितना सरफेस है उस पर मैक्सिमम आएगा। ये छोटा सा सरफेस एरिया है, अगर मैं पूरा सरफेस एरिया लूं, मतलब ये छोटा सा सरफेस एरिया मैं ले रहा हूं कि मैं इतने दूर का कंसीडर कर रहा हूं, इतने दूर का, हाँ पूरा एस पूरा का एरिया ले लूँ तो ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर छोटे का पता होगा तो पूरे का लेने के लिए, तो टोटल फ्लक्स अगर निकालना चाहते हैं
ठीक है ना। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स का नोटेशन कुछ इस तरह से देते हैं और डी फाई को इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी फाई को इंटीग्रेट कर लेते हैं क्लोज सरफेस को, ठीक है ना। अब जैसे क्लोज सरफेस को, ये बात जो हमने ये सर्किल बनाया है, इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये बना रहा हूँ एक फिगर। ये एक स्फेरिकल फिगर है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज रखा होगा तो उसका अपना फील्ड होगा और उसका जो फील्ड होगा चारों तरफ होगा, पहले भी हमने कर रखा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये ds सरफेस हो गया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E हो गया। तो जो फ्लक्स होगा वो d फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो ई डी एस ही रहेगा। कितनी बात। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया है, पूरा स्फीयर से, जैसे बीच में ये चार्ज है और पूरे स्फीयर से कितना वो फ्लक्स पास किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। जो हम लोगों ने ओहो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये डी फाई है ना, ये ऐसा लग रहा है कुछ और लग रहा है, ये क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट कर दिया, ये इसका इंटीग्रेशन में क्लोज सरफेस, डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। ये टोटल फ्लक्स का नोटेशन लेते हैं। डी फाई को क्या होता है आप लोग ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा भी ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल है तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल है तो कॉस जीरो ही हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर हम लोग ये तो हमारा टोटल फ्लक्स का वैल्यू ये हो जाता है। या फिर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी एस। कुछ बात समझ रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हटा के डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है कंसेप्ट बेस पे। क्या कंसेप्ट बेस पे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटू ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू डी एस। कितनी बात सुनिए। अगर मान लो ये वाला जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, वहीं इतना, सब जगह बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको बाहर निकाल सकते हैं, अभी हम लोग बाद में करेंगे इसको। कितनी बात सुन रही। तो यहाँ पे हमारा टोटल फ्लक्स का एक रिलेशन आ गया, एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स को लेके। कितनी बात सुन में आई। तो ये आ गया हमारा एक गॉस थ्योरम से पहले जो एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स जानना था, इससे हम लोगों ने जान लिया। अब आगे चलते हैं, गॉस थ्योरम को करते हैं। गॉस थ्योरम में क्या बताया कि एक कंसेप्चुअल उन्होंने पूरा एक चीज़ दिया है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है ना। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद रिलेशन लिखूँगा, फिर उसको समझाता हूँ इन्हें मिटाने के बाद, ठीक है ना। इन्हें मिटाने के बाद कोई ना कोई मिटेगा, तभी तो कोई ना कोई आएगा। अगर पहले वाले भी रहेंगे और अब भी होते रहेंगे तो कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो नए को आने के लिए पुराने को जाना ही पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई। क्या दे रखा है गॉस थ्योरम में, द टोटल फ्लक्स ऑफ एन enclosed charge is equal to 1/ε0 times of the charge enclosed in it, enclosed in it, ठीक है ना। क्या बताया कि जो टोटल फ्लक्स है एक इनक्लोज चार्ज का,
वो 1/ε0 टाइम्स, एप्सिलॉन तो जानते हैं परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है ना। और इसके वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी एक चार्ज, यहां पे देखिए एक चार्ज ले लिया हम लोगों ने Q, और इसको इनक्लोज कर देते हैं, इसको घेर दिया चारों तरफ से और वो अंदर चला गया अब, ठीक है ना है? और जब चार्ज जब इनक्लोज कर दिया, चारों तरफ से घेर दिया, तो अब उसका जो टोटल फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज हो जाएगा। और इसको बोलते हैं ε0 को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। परमिटिविटी, और इसका वैल्यू होता है, पता कितना होता है, 8.854 10⁻⁻12, ठीक है ना। -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है ये। और वो जो बता रहे हैं 9 × 10⁻9 वो K का वैल्यू होता है, वो K का होता है, जो K जो है ना वो 1/4πε0 होता है, वो नीचे में आता है वो। अच्छा, हम बता रहे हैं ε0 की, तो ये कितनी बात सुन में आगे चले हम लोग। तो ये हमारा वैल्यू दे रखा, और ये थ्योरम दे रखा उन्होंने, ये थ्योरम है वास्तव में गॉस का एक थ्योरम है कि जो टोटल फ्लक्स होगा कोई भी चार्ज को इनक्लोज कर दे तो परमिटिविटी कितना है मीडियम का और चार्ज कितना उसके अंदर, तो चार्ज अपन परमिटिविटी के बराबर होगा फ्लक्स। अच्छा, टोटल फ्लक्स पीछे तो हम लोगों ने निकाले हैं अभी, और उसमें हम लोगों ने क्या निकाला है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस। तो इसका मतलब यह है कि वो भी टोटल फ्लक्स का है, ये भी टोटल फ्लक्स का है, और जब दोनों को अगर इक्वेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। यही तो होगा, क्योंकि वो कंसेप्ट बेस पे था और ये थ्योरम बेस पे है, गॉस का थ्योरम है कि ये जो चीज़ है वो Q/ε0 टाइम्स के बराबर है। ये भी टोटल फ्लक्स है, ये कंसेप्ट बेस है, और ये थ्योरम बेस जो गॉस ने दिया है। अब ये थ्योरम जो गॉस ने दिया है ये सही है या नहीं, कुछ इसके लिए उन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया है कि आप चाहे तो प्रूफ करके देख सकते हैं कि ये थ्योरम सही है या नहीं। क्या, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो अब हम लोग जाएंगे प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग करने जा रहे हैं इसको रेगुलर इरेगुलर इनक्लोज सरफेस पे वेरीफाई करने जा रहे हैं कि एक अगर रेगुलर शेप का अगर इनक्लोज सरफेस लें और एक इरेगुलर शेप का इनक्लोज सरफेस लें तो क्या ये थ्योरम वैलिड करता है या नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है ना। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है ना। पहला दे रखा फॉर रेगुलर शेप ऑफ बॉडी, और दूसरा दे रखा है फॉर इरेगुलर शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो अब ये दो है तो हम रेगुलर को करने जा रहे हैं, तो इससे अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, ये इसको हेडिंग डाल दिया फॉर रेगुलर शेप।
ठीक है ना। क्या बताया कि सपोज करते एक हमने चार्ज रख लिया यहाँ पे, ठीक, क्यू चार्ज, और इसको हम लोग इंक्लोज कर देते हैं स्फीयर से, क्योंकि जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड को तो स्फीयर से इंक्लोज करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चारों तरफ चल रहा होगा। जैसे हम लोग एक बल्ब को, एक स्फेरिकल बॉडी लेंगे, एक बल्ब को बीच में जला देंगे तो चारों तरफ उसके रेजेस जाते हैं। ऐसे ही एक चार्ज रखेंगे, स्फेरिकल बॉडी से इनक्लोज कर देंगे तो उसके जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है पूरे सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इस सरफेस पे हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया सेलेक्ट किया, हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ से इस सरफेस एरिया से इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो क्या हुआ कि ये तो हमारा ds हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, E। कितनी बात सुन रही? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन भी इसके बिल्कुल एक सेम, और सरफेस एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0, ठीक है। तो हम लोग लेंगे द फ्लक्स फ्रॉम द फिगर, द फ्लक्स d phi passing through a very small surface area is given as d phi is equal to E into ds into cos थीटा ले लेते हैं, मगर यहाँ पे E ds और यहाँ पे चूँकि थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो ये cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोगों ने ये फ्लक्स ले लिया, d phi ले लिया। कितनी बात सुनी? आगे चले। अब क्या बताए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये जो सोर्स चार्ज है, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे हर जगह सेम होगा, रेडियस सेम होगा इस स्फीयर का। तो इस सरफेस पे पूरे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अगर हम पूरे यानी इतना सरफेस पे फ्लक्स लिया, थोड़ा और लेते हैं, ये पूरे सरफेस पे से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा उसको हम लोग निकालने के लिए इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम लोग का फुटबॉल तो देखा होगा, फुटबॉल देखा है, उसमें पैचेस आते हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, है ना। ऐसी बातें कर रहे कि फुटबॉल देख, पहले तो वही कॉस्को के फुटबॉल चलते थे। अरे भैया तुम्हें क्या, कुछ दिन बाद बोलूँगा टाइगर देखो इसको कहते हैं, फोटो में लाना पड़ेगा, अब बॉल भी फोटो में ला के दिखाना, इसको कहते हैं। अच्छा एनीवे, तो फुटबॉल जो होती है ना उसमें ब्लैक वाइट पैचेस होते वो, तो एक पैच मान लो कि उसमें ये एक छोटा सा पैच है जो ब्लैक वाला है, ऐसे छोटे छोटे पूरे स्फीयर पे होते हैं, बॉल सर्कल होता है तो पूरे, तो एक एक पैच को सबको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना, मतलब टोटल निकालना चाहिए, सब पे जितना फ्लक्स पास कर रहा सबको ऐड कर देंगे, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। कितनी बात सुनाई? तो क्या बताया, टोटल फ्लक्स इज गिवन एज, टोटल फ्लक्स को ये एक अलग से इस तरह का नोटेशन है, और ये d phi को इंटीग्रेट कर देते हैं क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना। और d phi का वैल्यू होता है E इंटू ds क्लोज सरफेस। कितनी बात सुन रही? लेकिन क्या बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पे हर जगह यूनिफॉर्म है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है, बराबर है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान लेंगे और इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेते हैं। तो हियर E इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट
on the surface of the sphere. So टोटल फ्लक्स का वैल्यू जो है E को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम लोग ds को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का? KQ/r²। तो जैसे ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो KQ कितना है और इसका रेडियस कितना है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² कर लिया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये जो सरफेस एरिया है 4πr² कर लेते हैं हम लोग, ये टोटल फ्लक्स हो गया। कितनी बात सुन भाई? आगे बोला क्या कि ये जो K है ये तो कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1/4π, रिलेशन होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो उसे डालते हैं, इसे तो नोट कर लीजिए आप लोग, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देते हैं टोटल फ्लक्स का क्या दे रखा है, ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 4πr²। ये हमने K का वैल्यू डाल दिया ये वाला। अब देखिए ये r² से ये r² कैंसिल होगा, 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε नॉट। तो यही तो गॉस ने बताया था कि जब भी कभी कोई चार्ज को लेंगे, इंक्लूज फिगर करेंगे, ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स जो होता है 1/ε नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इंक्लूज्ड इन इट। तो रेगुलर बॉडी पे तो ये बिल्कुल सही वैलिड कर जाता है, लेकिन अगर मान लो इरेगुलर बॉडी हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया क्योंकि सबका डिस्टेंस बराबर है, तो वो डिस्टेंस छोटा बड़ा होगा, तो जो छोटा होगा वहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसका फील्ड, हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो अब उसको इरेगुलर शेप के लिए निकालने जा रहे हैं, मिटा दो इसे, आगे चलते हैं और अगला प्रूफ, फिर अगला जो इरेगुलर शेप के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चल रहे करने के लिए टोटल फ्लक्स बाय इरेगुलर बॉडी टू प्रूव द गॉस थ्योरम। लेकिन इरेगुलर बॉडी को करने से पहले हम लोग 1-2 टर्म और सीखेंगे, तभी जाके इरेगुलर में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वरना फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो उसे करने से पहले, उसको वहाँ जाने से पहले इरेगुलर, यहाँ पे 2 टर्म आता है। एक टर्म आता है, नाम है उसका सॉलिड एंगल, ठीक है ना, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। सॉलिड एंगल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या डिफाइन करते हैं, पहले मैं फिगर से उसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे ये हमारा जो है एक सरफेस है, ठीक है ना, इरेगुलर रेगुलर कुछ भी हो, मगर ये एक सरफेस है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। एक बहुत छोटा सा सरफेस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा सरफेस ये जो है ना बहुत छोटा सा सरफेस सेलेक्ट किया हम लोगों ने, तो यहाँ से और ये जो है ये बहुत छोटा सा ds ले लिया, ठीक है ना। कितनी बात सुन रही, ये बहुत छोटा सा सरफेस है ये, कितनी बात सुनी। अब विजुअलाइज करना है, जैसे मान लो एक स्फीयर है, ऐसे है ना, ये स्फीयर है, इसके बीच में एक चार्ज है, मैंने एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया यहाँ पे, और उस एरिया से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया सेंटर को ज्वाइन करने के लिए।
उस सरफेस, जैसे छोटा सा सरफेस लिया तो उसके सरकमफ्रेंस से, उस छोटे से सरफेस से उसका सरकमफ्रेंस बनाएंगे और उस सारे सरकमफ्रेंस के लाइन लेके उसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे। तो जानते हैं कैसा शेप हो जाएगा? कॉनिकल शेप हो जाएगा, कॉनिकल शेप हो जाएगा। जैसे अम्ब्रेला पुराने ज़माने के डंडे वाले, बांस वाले देखा होगा, जब हम लोग बांस में जो छतिया तो ऐसे करते थे ना, तो वो पूरा एक साथ होता, जब खोलते थे तो थोड़ा सा खुलता था, ऐसे जाके कौन एक जगह मिल जाते थे, क्योंकि उसमें लोहे के स्टिक्स लगे रहते हैं। ठीक है ना? वो भी नहीं देखा पुराने ज़माने का छतरी? नहीं, अब तो छोटे वाली आती है ना, छोटी वाली भी आती है, फोल्ड वाली होती है, उसके स्टिक्स जो ना फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है ना? जैसे बहुत सारी लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो उसमें स्टिक इसलिए कि जो लोहे का जो लगता था ना वो पूरा स्ट्रेट रहता था, तो वो आसानी से कोन को समझने के लिए, तो इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये जो है ऐसे सरफेस है, ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया इसको यहाँ से, और पीछे वाले को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग इधर से, और यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये पूरा एंगल, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है ना? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल हो गया। ये कोन पे जो कोने पे बनेगा बिल्कुल उसी को हम लोग सॉलिड, जैसे यहाँ पे कोन लेते हैं ऐसे भी ले सकते हैं आराम से, और यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर ले लेंगे ना इसको, तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक, कितनी बात सुनी? तो इस सरफेस से जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो सॉलिड एंगल कहलाएगा, लेकिन सरफेस बहुत छोटा है तो एंगल भी छोटा होगा, मगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस एक होगा, क्योंकि इरेगुलर शेप में रेडियस बदलता रहता है, तो वो तो रेडियस बदलेगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा बहुत स्मॉल एंगल होगा, और उस स्मॉल एंगल को दिखाने के लिए सॉलिड एंगल को ये नोटेशन लेते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल को दिखाने के लिए। आगे चले हम लोग, तो क्या बताया, सॉलिड एंगल को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ये नोटेशन है इसका। ठीक है ना? हाँ, ओम टाइप का ही है। ठीक है, हाँ। तो क्या बताया, जो सॉलिड एंगल है वो फॉर्मूला दे रखा है सॉलिड एंगल का, ds अपॉन r स्क्वायर, यानी कि इस सरफेस एरिया कितना है और उसका रेडियस कितना है, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, उस रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन दे रखा है, रेशियो ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of the distance from the center O, जैसे यहाँ पे O ले लेते हैं, सेंटर को नोटेट करते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ds अपॉन r स्क्वायर। ds मतलब सरफेस एरिया, r रेडियस हो गया। अब यहाँ से जो रेडियस लेंगे ना इसका, ये तो सरफेस एरिया हो गया, और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रेडियस ले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? बीचों बीच, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो हम लोगों ने, ये समझ बात आ रही है यहाँ तक, कि ये जो सरफेस एरिया है वो, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि ये जो ब्लैक से दिखाया ना हमने, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है ना? तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कितनी बात सुन में? लेकिन सपोज करते हैं कि वो थोड़ा तिरछा है। क्या मतलब हुआ कि इसको हम लोग ये वाला सरफेस को ये मान लिया, और ये सेंटर से बिल्कुल ये सीधा गया ये, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकाला, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दोनों सेम आ गए।
लेकिन यहाँ से ये 4 तो ठीक है, लेकिन ये सरफेस जो है ना थोड़ा सा तिरछा ऐसे है, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा है। हमने इधर ले लिया, नीचे ऊपर जैसे भी हो मगर तिरछा है। वो कहने का मतलब इसके एक्सिस में नहीं आ रहा उसका एक्सिस, तो वो थोड़ा तिरछा होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे चला गया मगर इसका नॉर्मल इधर चला जाएगा, तो इनके बीच में एक एंगल बनने लगेगा, ठीक है ना। तो एंगल बनने लगेगा, तो जब एंगल बनेगा तो एरिया वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में जब एंगल होगा तो वहाँ कॉस थीटा आता है, क्योंकि फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो है ना स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर प्रोडक्ट एरिया वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट के। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि इफ यहाँ पे ये तो समझ में आ गया ना, ये ds अपन आर स्क्वायर रेशियो ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे बोला क्या, इफ द नॉर्मल ऑन द सरफेस ds ऑफ द सरफेस है, ऑफ द सरफेस ds एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग certain angle, then the solid angle is given as तो सॉलिड एंगल कैसे देंगे, डी, ये जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है? ds cos थीटा यानी कि उस सरफेस का एक कंपोनेंट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये बात समझाता हूं मैं थोड़ा सा अलग से। ये हम लोगों ने सरफेस ले लिया जिसका एरिया जो है इसका नॉर्मल इधर है, ds का नॉर्मल इधर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये E का डायरेक्शन है, तो इनके बीच का एंगल जो है ना थीटा बन गया ये। और जब ds एक वेक्टर है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, cos थीटा sin थीटा। cos थीटा किधर होगा, जिधर बेस होगा, और sin थीटा किधर होगा, जिधर परपेंडिकुलर होगा, हाँ वर्टिकल। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, तो इसका ds का बेस होगा इसी के डायरेक्शन में, ds का बेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ds का जो कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में लेंगे तो ds cos थीटा आ जाएगा ये। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, वो एक अलग बात है, 0 आएगा। लेकिन अब ये ds जो है ना, ds cos थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि ds का कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो ds cos थीटा है। ये ds cos थीटा ले लिया, साइन थीटा वो बना हुआ अपने। हम तो हमें तो फ्लक्स के लिए साइन 90 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्लक्स के उसमें फ्लक्स का वैल्यू है E इंटू, उसका एक अलग कंपोनेंट है, लेकिन हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, ds cos थीटा लिख दिया, ठीक है ना। अब बताया क्या कि अगर वेक्टर को लिखते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। सॉलिड एंगल को ऐसे लिख दिया, ds को ऐसे लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर, यूनिट वेक्टर r स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के बराबर हो गया। कहती है तो इसको हम लोग ऐसे भी, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आया कि अगर सेम डायरेक्शन में हुआ, यहाँ देखिए तो cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ds अपन आर स्क्वायर हो जाता है। अगर उसका कम थोड़ा तिरछा हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल होगा और ds का कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो ये वाला आ जाएगा सॉलिड एंगल में। तो ये हमारा सॉलिड एंगल का एक कंसेप्ट था।
आगे चले, जब आगे चलेंगे तो अब हम लोग इर्रेगुलर बॉडी का निकालेंगे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स व्हेन अ चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय इर्रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी। नोट कर लिए इसे, नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बड़े स्पीड से लिख रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग, मिटाते इसे। हाँ, क्या बताया कि जैसे हम लोगों ने सॉलिड एंगल निकाल लिया और इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब जो टोटल सॉलिड एंगल अगर निकालना चाहें, जैसे अभी हम लोग रेगुलर शेप हो या इरेगुलर शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंगल बनता है ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दिया, इसको समझा दूँ। ये जो है ना एंगल जो बनता है, ये हमने छोटा सरफेस से ले लिया था, लेकिन एंगल कहाँ था, ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल था सॉलिड एंगल। तो ऐसे सारे सरफेस को मिला देंगे तो ये सारे एंगल मिल के यहाँ पे जो है ना टोटल एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। और इसका टोटल जो वैल्यू होता है 4 पाई आता है, ठीक है ना। टोटल सॉलिड एंगल जो आएगा, ये पूरा यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा, फिर से कोन 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 सारे कोन को मिलाएंगे तो फिर से एक स्फीयर बनेगा। और टोटल एंगल सेंटर पे बनता है, सरफेस पे नहीं बनता, सेंटर पे बनता है, और सेंटर पे स्फीयर बन जाता है। और टोटल एंगल जो है, टोटल सॉलिड एंगल जो होता है ना 4 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक हम करके दिखाते हैं, टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ds/r² को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे, ये इसको एक इस तरह का नोटेशन, टोटल सॉलिड एंगल का नोटेशन ये ले लिया, पहले d था, अब ये जो है r भी वेरी कर रहा होगा, क्योंकि इरेगुलर शेप होता है तो r भी वेरी करता है, ds भी वेरी करेगा। और पूरे ds से अगर हम लोग इसको सरफेस एरिया को अगर इंटीग्रेट कर दे 1/r², और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा 4 पाई r²। जैसे ये रेगुलर में ले लेते हैं तो r² से r² कैंसिल कर दिया, और ये टोटल 4 पाई यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो जो टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई के बराबर होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इरेगुलर के लिए, ये टोटल पाई की ज़रूरत है तो इसलिए इसको हम लोग निकाल लिया, ठीक है ना। मिटा दे इसे, आगे दे रखा है दूसरा ला, ठीक है ना। क्या लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, हेडिंग क्या डाला था, फॉर इरेगुलर शेप कॉज, फिर हाँ फॉर इरेगुलर शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये दूसरा हेडिंग डाला था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज है ये Q, लेकिन इसको जो ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है, इसका जो अपर सरफेस आउटर सरफेस जो है वो इरेगुलर है, तो हम लोग ये पूरा ऐसे ले लेते हैं इरेगुलर शेप का, है ठीक है ना। लेकिन ये 3D है, मतलब जिस तरह से स्फीयर चारों तरफ से घिरा होता है, तो यहाँ तो चार्ज है, यहाँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चारों तरफ से भाई बच्चे जो है ना काँप गए, शेप देख के काँप गए, लोग चिल्ला कर अमीबा है अमीबा, हाँ समझ गए भैया अमीबा ही है ये, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो मतलब कहने का मतलब जैसे यूँ समझ सकते हैं कि फुटबॉल तो देखा ही है, जिसमें हवा भरते हैं ना तो वो पूरा स्फीयर होता है, और हवा नहीं भरते ना या कम होता है तो वो पिचक जाता है, ऊपर से नीचे से इधर से उधर से नीचे ऊपर होते रहता है, कभी इधर धंस जाता कभी इधर धंस जाता कभी इधर से, तो इनवर्ड कर्व मारता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये इरेगुलर शेप हो गया। कितनी बात सुन रही, इरेगुलर शेप हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि देखो यहाँ से एक सरफेस सिलेक्ट किया, बहुत छोटा सा सरफेस DS, ठीक है ना। यहाँ सेलेक्ट करते हैं,
ds, ठीक है। मगर क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखो ये वाला सिलेक्ट किया, इतना छोटा सा ts, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, मगर इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, है ना। और ऐसे इसमें सीधा सीधा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है ऐसे, कितनी बात में। तो कहीं तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे नॉर्मल दोनों सेम सेम आएंगे, कहीं पे वो तिरछा भी आएंगे तो एंगल भी आएगा, कितनी बात में। आगे चले तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं या फ्लक्स, इसका फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो ये फ्लक्स जो होगा डी फाई, जैसे यहाँ पे इसको अल्फ़ाबेट लगाते हैं ए, ठीक है ना, हमने एक ए लगा दिया। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए, क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये तो लिखेंगे फ्लक्स, कितनी बात सुन रही। और इस तरह के सभी में हम लोगों ने मान लिया, सभी इरेगुलर होने की वजह से सब जगह कॉस थीटा आ रहा है, ठीक। अब हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे इसी तरह के इरेगुलर शेप की वजह से, सब छोटे छोटे सरफेस का फ्लक्स को प्लस करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स इज गिवन एज, ये टोटल फ्लक्स का हमारा जो वैल्यू आएगा ये इस तरह से आएगा ये, ठीक है ना। और इसे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे ई डी एस कॉस थीटा से, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ओके सर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे दूर होने की वजह से कम होगा, करीब होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, देखा ना, ये वाला सेक्शन करीब है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ दूर है, कम है, तो ऐसे कम ज़्यादा होता रहेगा। तो अब हम लोग कांस्टेंट नहीं बोल सकते इसको, तो इसको हम लोग ले सकते, इसको क्या करेंगे, वहीं पे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे हैं, कितनी बात सुन रहे, हाँ ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो चार्ज यहाँ रखा है ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस ही तो वेरी करेगा, तो रेडियस को इसके साथ कर लेते हैं जो वेरिएबल है, और सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो फ्लक्स है वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकाल लेते हैं, और ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इंक्लोज सरफेस का इंटीग्रेट कर देते हैं, कितनी बात सुने। और ये जो हम लोगों ने इसका जो वैल्यू लिखा है ये टोटल सॉलिड एंगल के बराबर हो जाएगा, 4 पाई के बराबर, डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, वो तो एक छोटे से पार्ट का होता है, नहीं है ना, ये डी एस कॉस थीटा अपन एक छोटे से पार्ट का होता है, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सॉलिड एंगल आ जाएगा। और पूरे सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई स्टेडियन, तो वो हम लोग 4 पाई ले लेते हैं इसको, और फिर ये टोटल फ्लक्स जो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये भी जो बताया कि जो गॉस थ्योरम है वो चाहे रेगुलर शेप हो चाहे इरेगुलर शेप हो, वो थ्योरम हर जगह वैलिड करता है। आगे हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और उसको यूज़ करके अलग अलग शेप पे जो चार्ज रखे गए हैं उनको निकालेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो करना है वो करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।